बच्चों, आज हम 12th क्लास की नई यूनिट, बहुत महत्वपूर्ण यूनिट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट शुरू करने जा रहे हैं। और ये शुरू के जो चैप्टर है, जो ये वीडियो है आज, ये बेसिक है एंड ये 10th क्लास के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो 10th क्लास के स्टूडेंट्स, 12th क्लास के बच्चे और वो तमाम स्टूडेंट्स जो NTSC, IIT या फिर नीट एग्ज़ाम्स को अपना टारगेट बना रखा है, वो इन बेसिक्स को ज़रूर पढ़े ध्यान से। जब ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे तब हम इनके क्वेश्चंस भी लेंगे। तो प्यारे बच्चों, तब तक आप इस चैनल को इस तरीके से सब्सक्राइब कर सकते हैं। पहले सब्सक्राइब बटन, फिर बेल आइकॉन। चलिए हम शुरू करते हैं बिना कोई समय ज़्यादा लिए। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। प्यारे बच्चों, बहुत पहले से हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ाई हो रही थी, लोग जान रहे थे अलग अलग कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, कैसे पैदा होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की भी बात हो रही थी, करंट की भी बात हो रही थी। लेकिन सबसे पहले जब कोई रिसर्च होती है तो एक्सीडेंटली होती है, अचानक होती है। और ओर्स्टेड अपना कोई इलेक्ट्रिसिटी के जैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं, इस तरह से एक्सपेरिमेंट कर रहा, और साथ में एक मैग्नेटिक नीडल जो है जब वो डिफ्लेक्ट होने लगी तो उन्होंने सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट डिमॉन्स्ट्रेट करके बताया कि जब हम किसी वायर से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। तो हम शुरुआत इस यूनिट की इसी एक्सपेरिमेंट से करते हैं, ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, और उसके बाद हम देखेंगे बायोट-सेवर्ट लॉ। तो चलिए शुरू करते हैं। ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। ओर्स्टेड इस चीज को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए टेक ए कंडक्टर AB, कनेक्ट इट विद ए बैटरी। जैसे ये कंडक्टर है हमारे पास AB, इसको एक बैटरी और एक की से जोड़ दीजिए, कनेक्ट इट। और ये जो वायर है इट इज इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जैसे सपोज कीजिए ये साउथ डायरेक्शन है और ये नॉर्थ, और इसके नीचे एक कंपास निडल रख दीजिए। प्लेस ए मैग्नेटिक निडल बिलो इट। This is south, this is the north, and this conductor is over this magnetic needle। और प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि जब भी कोई मैग्नेटिक निडल जो होती है उसको हम फ्रीली सस्पेंड करते हैं, या कंपास निडल हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुकती है। हमने ओर्स्टेड ने भी इन 1820 पहली बार ये रिलेशन सेटअप किया कि जब हम किसी वायर से करंट फ्लो करते हैं तो उसके सराउंडिंग्स में, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। फील्ड का मतलब आप समझ सकते हैं ना, मैग्नेटिक फील्ड, ये टर्म पहले भी आपने पढ़ी होगी, मैं फिर बता देता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है क्या। फील्ड का मतलब जगह, स्पेस, और मैग्नेटिक का मतलब वही चुंबकीय, यानी कि द स्पेस अराउंड द कंडक्टर इन विच द मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। उसी की हम बात कर रहे हैं, जगह। तो क्या है ये? और द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन कैन बी फाउंड बाई स्नो रूल। स्नो रूल का मतलब देखिए क्या है, व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज पासिस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ये साउथ है, ये नॉर्थ, through a conductor which is over this magnetic needle, then the north pole of this magnetic needle get deflects towards the west, west की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा। Now
अगर हम डायरेक्शन करंट की बदल दें, डायरेक्शन करंट की नॉर्थ टू साउथ कर दें, तो भी ये मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट होगी, लेकिन अब वो पहले से अपोजिट डायरेक्शन में होगी। इस तरह से इस मैग्नेटिक नीडल को अगर हम ऊपर रख देते हैं, तो पहले जब करंट इधर पास करने से ये नॉर्थ वाला वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा था, तो ऊपर रखने पर ये ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट, यानी पहले से अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी। और इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया गया बाय ए नंबर ऑफ टाइम्स बाय प्लेसिंग दिस कंपास नीडल ऑल अराउंड दी कंडक्टर, मतलब कंडक्टर के नीचे, कंडक्टर के ऊपर, दाएं बाएं चारों तरफ, लेकिन ये डिफ्लेक्ट हर बार होती है। इस तरह से ओर्स्टेड ने 1820 में ये बात बता दी, एक नई बात बता दी, एक नई रिसर्च जिसको कहते हैं फंडामेंटल रिसर्च इन्होंने कर दी कि जब भी हम किसी कंडक्टर से करंट पास करते हैं तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है। एक नई बात, यानी कि इन्होंने कोरिलेट की इलेक्ट्रिक करंट को मैग्नेटिक फील्ड से। और उसके बाद तो काफ़ी साइंटिस्ट ने जो है इस पर काम करना शुरू कर दिया कि ये भाई मैग्नेटिक फील्ड कितना पैदा होता है, किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। काफ़ी वैज्ञानिकों ने ही, साइंटिस्ट ने इस पर काम किया, जैसे बायोट और सेवरेट, जो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा वो हम पढ़ेंगे। मैक्सवेल ने भी इस पर काफ़ी काम किया। और तो चलिए हम शुरू करते हैं अब इस यूनिट का सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल, या यूँ कहिए कि बेस। जैसे आपने पहली यूनिट में कूलम्स लॉ पढ़ा था, ठीक वैसे ही इस यूनिट की शुरुआत में हम पढ़ रहे हैं बायोट सेवरेट लॉ। क्या है ये बायोट सेवरेट लॉ? स्टेट एंड एक्सप्लेन। थोड़ा आप ध्यान से इस लॉ को पढ़िएगा, बायोट सेवरेट लॉ। बायोट सेवरेट लॉ तो दिस है, यानी आप क्या कहेंगे, दिस लॉ गिव्स द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए स्मॉल करंट कैरिंग कंडक्टर एलिमेंट। ये देखिए, सपोज कीजिए हमारे पास ये एक कंडक्टर है जिसमें करंट A टू B I फ्लो कर रहा है। मान लो दिस इज ए कंडक्टर, लॉन्ग कंडक्टर इज देयर। दिस लॉ क्या, ये लॉ जो है ये पूरे कंडक्टर की वजह से नहीं, एक स्मॉल कंडक्टर एलिमेंट से एक छोटा सा पार्ट, जैसे सपोज कीजिए हमने ये एक छोटा सा टुकड़ा इसमें से ले लिया है, जिसमें से करंट तो वही I फ्लो कर रहा है, और इसकी लेंथ कितनी ले ली है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ ले ली, छोटा। इट इज वेरी वेरी स्मॉल, इनफाइनाइटली स्मॉल एलिमेंट। और P इज एनी पॉइंट। ये देखिए, जो यहां से कितनी दूरी पर है, R डिस्टेंस पर है। इट इज एट डिस्टेंस R, दिस इज द पॉइंट P। अब देखिए, ये एलिमेंट वैसे तो लेंथ है, लेकिन क्योंकि ये कंडक्टर एलिमेंट है तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो वही होगी जो इसकी करंट की है, यानी कि इसकी डायरेक्शन जो है वो ये है। करंट इधर फ्लो कर रहा है तो इस एलिमेंट की डायरेक्शन भी यही होगी। और ये बायोट सेवरेट लॉ क्या करता है, ये देखिए, ये R है और ये dl की डायरेक्शन होगी, और इसके बीच में ये एंगल हम मान लेते हैं थीटा है, और ये दूरी कितनी है, dl है। ये सारी कहानी है। अब बायोट और सेवरेट ने एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूव करके एक लॉ बनाया, एक नियम बनाया कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड यहां पैदा होने वाला है, इस स्मॉल कंडक्टर एलिमेंट की वजह से वो क्या होगा, किन किन बातों पर वो डिपेंड करेगा। तो ये देखिए, फिर सुन लीजिए बायोट सेवरेट लॉ क्या दे रहा है इस पॉइंट के हिसाब से। दिस लॉ, यानी बायोट सेवरेट लॉ, गिव्स द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए स्मॉल करंट कैरिंग कंडक्टर एलिमेंट। अकॉर्डिंग टू दी बायोट सेवरेट लॉ, ये देखिए, अकॉर्डिंग टू बायोट सेवरेट्स लॉ, द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट, आप कुछ भी कह सकते हैं, जैसे ये कोई पॉइंट है
ड्यू टू स्मॉल कंडक्टर एलिमेंट डीएल, ये है डीएल एलिमेंट इज। इन्होंने दो चार बात जो पॉइंट्स बताया। सबसे पहले इन्होंने क्या देखा, मान लो यहां पर इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है वो डीबी है, और वो इज, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड मान लो पैदा हो रहा है वो कितना है, डीबी। बी मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से लिखते हैं। डीबी मीन्स वेरी स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट अकॉर्डिंग टू बायोट। इन्होंने क्या देखा कि इस एलिमेंट से जितना ज़्यादा हम करंट फ्लो कर रहे हैं, अगर बाकी की सारी चीज़ें यहाँ फिक्स कर लें और सिर्फ करंट को हम बढ़ाते चले जाएं, तो कहता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होता चला जाता है। यानी दिस मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू दिस स्मॉल एलिमेंट। पहला ही पॉइंट हमें समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट देखिए बेटे, दूसरा उन्होंने क्या कहा कि बाकी सारे कॉन्सेप्ट, डिस्टेंस, पॉइंट सारी अलग सेम रखी और करंट जो फ्लो कर रहे हैं वो भी सेम रखा। इस बार क्या किया कि इस एलिमेंट की लेंथ को बढ़ाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज की वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज हो रहा था। इसका मतलब दिस मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द एलिमेंट, लेंथ ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट। जैसे जैसे इसको हम बढ़ाएंगे तो फिर मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। ये देखिए दूसरा लॉ हमारे पता चला। थर्ड पॉइंट इन्होंने क्या नोट किया कि जरा देखिए कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो है जैसे जैसे थीटा, अब देखो यहां पर इन्होंने एलिमेंट की लेंथ को उतना ही रखा, करंट जो फ्लो कर रहे हैं वो भी उतना ही रखा, डिस्टेंस भी उतनी रख ली। क्या रखा कि थीटा इंक्रीज कर रहे हैं। ऐसे जैसे जैसे थीटा इंक्रीज कर रहे हैं तो यहां पर जब देखा तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो, और जैसे जैसे इधर आए ये एंगल बढ़ता चला गया। जब ये 90 हो गया तो यहां मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड अगर आर उतना ही है, और फिर मैग्नेटिक फील्ड घटना शुरू हो गया। इसका मतलब ये निकला, और यहां जाकर के वो फिर जीरो हो गया। यानी यहां भी जीरो था, यहां भी जीरो था, और यहां मैक्सिमम था। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो थीटा के प्रोपोर्शनल नहीं है, बल्कि किसके प्रोपोर्शनल है, साइन थीटा के प्रोपोर्शनल है। आप ये कह सकते हैं कि दिस मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी साइन थीटा। ये देखिए वेयर, तो ये दिस इज दैट एंगल। अगर आप कंडक्टर में से करंट की डायरेक्शन इधर कर दोगे तो देन दिस एंगल विल बी टेकन हियर। चलिए ये हमें पता चल गया। अब देखिए अगर हम आई को सेम रखें, इन्होंने डीएल को सेम रखे और थीटा को भी सेम रखें, तो जैसे जैसे दूर जाएंगे ऐसे ऐसे, यानी कि इस बार हम आर बढ़ा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड तेजी से डिक्रीज हो रहा है। अगर इस डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड 1/4 कम हो जाता है। इसका मतलब नेक्स्ट जो पॉइंट मैं यहां लिखने जा रहा हूं वो ये कि दिस मैग्नेटिक फील्ड due to this element according to this Biot-Savart law is inversely proportional to the square of distance between the center of this element if all other factors are keep constant। तो ये ला हो गया। On joining these four laws, अगर हम इन सबको एक जगह लिखें then we can write here, ये देखिए बेटे कि D this magnetic field at point P due to this small current carrying element is directly proportional to, ये देखिए I dl sin theta and divided by r square। और ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। और आप जानते हैं जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम हटाते हैं तो एक बराबर कोई कांस्टेंट की हमें जरूरत होती है, और हम क्या लिखेंगे, the magnetic field is equal to mu naught upon 4 pi I dl sin theta by r square। This is the Biot-Savart law। This is important equation। आप देख रहे हैं mu naught upon 4 pi
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो 10 की पावर -7 एसआई सिस्टम में ये वैल्यू होती है। आपको इसको याद रखना है। या म्यू नॉट क्या है वो पीछे भी आपने पढ़ा था। म्यू नॉट इट इज इक्वल टू 4 पाई, ये देखो 4 पाई इधर चला जाएगा, इंटू 10 की पावर -7। इट इज द एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या है? और इस इज दी क्या है ये आप देख सकते हैं, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। और प्यारे बच्चों इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ये है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। अच्छा यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट क्या होगी? इसको देखो, मैग्नेटिक फील्ड की ऐसा यूनिट क्या होती है? टेस्ला। तो हम भी टेस्ला लिख दिया। ये डिस्टेंस है, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी? मीटर स्क्वायर। तो हम भी मीटर स्क्वायर लिख देते हैं। नीचे क्या आ जाएगा? थीटा की तो साइन थीटा की तो कोई यूनिट नहीं है। आई नीचे यूनिट हो जाएगी एम्पियर, तो हम भी एम्पियर कर देते हैं। लेंथ भी है इधर मीटर, तो मीटर से तो मीटर कैंसिल हो गया। और आप क्या लिखेंगे? इसकी ऐसा यूनिट क्या हो गई? टेस्ला एम्पियर इनवर्स, ये हो जाएगा, ये देखिए। और मीटर, ये एसआई सिस्टम के अंदर म्यू नॉट की यूनिट होगी, जो क्या है? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो जब भी न्यूमेरिकल्स या हम कोई क्वेश्चंस करें तो ये वाली जो न्यूमेरिकल वैल्यू ये हमें उसमें यूज करनी है। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारा बायोट-सेवरेट लॉ। लेकिन इसमें आप देख रहे हैं कहीं डायरेक्शन नहीं है, यानी कि ये उसकी एक तरह से कहे जाए तो ये स्केलर फॉर्म है। हम अगर क्वेश्चन पूछा जाता है भाई वेक्टर फॉर्म में लिखिए, राइट डाउन दी बायोट-सेवरेट लॉ इन वेक्टर फॉर्म में, तब आप इसको कैसे लिखेंगे? ये देखिए बायोट-सेवरेट लॉ इन वेक्टर फॉर्म, तब हम इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे। ये देखिए इन वेक्टर फॉर्म, बायोट-सेवरेट लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो हम कैसे लिखेंगे? ये देखिए यही है हमारा बायोट-सेवरेट लॉ। dv मैं क्या कर रहा हूं वो ध्यान से देखना। यहां पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ये बहुत बार यूज करेंगे। आई आपके सामने है ही, मैं आई लिख देता हूं। dl r साइन थीटा और नीचे r क्यूब, मैग्नीट्यूड की हम बात कर रहे हैं। मैंने यहां क्या किया है? r से मल्टीप्लाई किया है और r से ही डिवाइड कर दिया है, ये हो गया है। अब देखिए ये dl है, डायरेक्शन dl की यही है, और ये r है, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? थीटा। ये क्या हो गया? dl r साइन थीटा, यानी ए बी साइन थीटा। +1 में आपने पढ़ा था ना, ये किसके बराबर है? ये क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl क्रॉस r। इस तरीके से आप इसको लिखेंगे और नीचे हो जाएगा r क्यूब। और ये हो गया है बायोट-सेवरेट लॉ इन, ये देखिए बेटे, इन वेक्टर फॉर्म, यानी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट है, और क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन हम पहले से ही जानते हैं। कैसे निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन? राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल से, यानी कि डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग dl एंड r। राइट हैंड थंब रूल से या स्क्रू रूल से हम इसको निकाल सकते हैं। जैसे dl से r की तरफ अगर हम इसको टर्न करें, dl से r की तरफ, तो जो हमारा इरेक्ट थंब है dl से r की तरफ, तो इरेक्ट थंब जिस भी डायरेक्शन में जाएगा दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू, और डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो आपने देखा डायरेक्शन किस तरह से निकालते हैं? राइट हैंड थंब रूल से या फिर स्क्रू रूल से। वो आपको क्रॉस प्रोडक्ट में पहले भी बताया था। और क्या होता है ये स्क्रू रूल में भी ऐसे ही होता है। जैसे ये जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है ये इन दोनों के परपेंडिकुलर है। क्या होता है राइट हैंड थंब रूल? कर्ल दी फिंगर। मैं राइट हैंड थंब रूल की थोड़ी बात कर लेते हैं यहां पर। राइट हैंड
थंब रूल, ये पता होना चाहिए बेटे। इस चैप्टर में डायरेक्शन का बड़ा मीनिंग है, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है या ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें डायरेक्शन किधर होगी वो हमें पता होना चाहिए। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आप तभी कर पाएंगे जब आपको डायरेक्शन का ज्ञान है, अच्छी तरीके से जान लेंगे। तो देखिए डायरेक्शन किससे निकालते हैं हम, कैसे निकालते हैं डायरेक्शन, तो देखिए कैसे निकालते हैं। राइट हैंड थंब रूल क्या है, कर्ल द फिंगर ऑफ योर राइट हैंड इन सच ए वे सो दैट द फिंगर points from one vector to another vector towards smaller angle. Then this erect thumb gives the direction of the magnetic field dB. या फिर स्क्रू रूल से भी करते हैं। स्क्रू रूल में आपने पढ़ा होगा, स्क्रू रूल में क्या होता है, जैसे सपोज कीजिए ये हमारे पास स्क्रू है, ये है स्क्रू, और हम इसको रोटेट कर रहे हैं। ये देखिए जब हम इसको रोटेट करें ऐसे एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ, तो जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होगी स्क्रू की, दैट विल गिव्स द डायरेक्शन ऑफ दिस क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दिस टू वेक्टर्स और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। जैसे अगर हम इसको ऐसे डीएल से आर की तरफ कर रहे हैं, तो जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा हमारा स्क्रू का, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। अगर हम इसको ऐसे करेंगे तो मोशन ऊपर की तरफ होगा, अगर हम वापस करेंगे तो नीचे की तरफ होगा। तो इस तरह से हम डायरेक्शन जो है वो निकाल सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आप कर सकते हैं, जो बात आपको ध्यान में रखने की है वो क्या है कि ये जो बायोट-सेवरेट लॉ है, दिस लॉ गिव्स द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वेरी वेरी स्मॉल करंट कैरिंग कंडक्टर एलिमेंट एट एनी पॉइंट। बहुत छोटे एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देता है। तो फिर ये वही तो है, लेकिन अगर हमें पूरे कंडक्टर की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो हम उन छोटे छोटे एलिमेंट्स से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और उसको सम कर देंगे, अगर संभव हुआ तो, नहीं तो फिर हम उसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, यानी कि अगर हम कंप्लीट कंडक्टर की यहां बात करें, फॉर कंप्लीट कंडक्टर, ये देखिए फॉर कंप्लीट कंडक्टर, यानी कि पूरे कंडक्टर की वजह से द टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट वी इंटीग्रेट दी अबाउ रिजल्ट। हम इस रिजल्ट को, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, और हम उस कंडक्टर को इंटीग्रेट कर देंगे। जो भी कंडक्टर की लिमिट्स हैं इंटीग्रेशन के दौरान हम पता चल जाएगा, और हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे आई, और ये देखिए डीएल क्रॉस आर, और इस तरीके से आर क्यूब, और हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे और टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड है वो निकाल लेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये है एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल बायोट-सेवरेट लॉ। अब जब हम इसको अप्लाई करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा वीडियो है उसमें हम मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग बायोट-सेवरेट लॉ निकालेंगे, यानी कि हम एप्लीकेशंस करेंगे कि बायोट-सेवरेट लॉ की वजह, किसी स्ट्रेट वायर की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, किसी सर्कुलर कॉइल की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। बहुत आसान। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो फिर आप अच्छी तरीके से इसकी एप्लीकेशन कर पाएंगे और इसके जो तमाम न्यूमेरिकल्स हैं वो भी कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट कंडक्टर यूजिंग बायोट-सेवरेट लॉ। तो देखते रहिए और अपडेट रहिएगा, और बहुत ध्यान से वीडियो को देखें, और कमेंट्स बॉक्स में अपनी लाइक डिसलाइक ज़रूर भेजें, बताएं कोई पॉइंट्स क्या क्या हैं।